एक मैंने अपठित शुरुआत करके बताया था और फिर मैंने ये भी कहा कि आप अपठित जो है ना वो एक एक शाम को टाइम निकाल कर देखा करो, ठीक है। संजीव या एक्सीलेंट जो भी आपके पास उपलब्ध गाइड है उससे आप अभ्यास कर सकते हो अपठित का। ये भाग ए में आता है, ठीक है, बोर्ड में कक्षा 10 और 12 दोनों में, ठीक है ना। और 9th 10th भी साथ ले लो ना, तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अपठित से पेपर की शुरुआत होती है, ठीक है। और वो अगर अपठित अच्छे नंबर आ जाते हैं तो जांचकर्ता पर गहरा प्रभाव पड़ता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है, फिर वो उसी व्यू में कॉपी जा सकता है, ठीक है। अब उसी अपठित के बाद आपके 10th में बोर्ड में कुछ छोटे छोटे प्रश्न, एक एक नंबर के प्रश्न और व्याकरण से संबंधित आते हैं, ठीक है। उनमें आज मैं शुरू कर रहा हूं उपसर्ग और प्रत्यय, और बहुत ही सुंदर तरीके से समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। टॉपिक क्या लिया मैंने आज है? उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। अब हर चीज को गहराई से समझ लिया करो, दिमाग में बिठा लिया करो। बाद में होता है गहन अध्ययन, वो बात की बात है, वो खुद पर है। एक बार टॉपिक की अच्छी सी जानकारी हो जाती है कि ये चीज ये है, इसमें ये होता है, उसके बाद में ज्यादा जानकारी करने के लिए तो दुनिया भर की गाइडें हैं, दुनिया भर के व्याकरण हैं, उनसे हम ज्यादा ज्ञान और प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रारंभिक बातें, शुरुआती बातें ही नहीं पता तो फिर हम आगे अध्ययन करने में रुचि नहीं ला सकते। किसी चीज को ढंग से बता देते हैं तो फिर उसमें कोई चीज हमें पता ही नहीं है, उसको करते हैं तो बोरियत होती है। लेकिन एक बार हम कर लेते हैं या हमें थोड़ी जानकारी हो जाती है ना, तो फिर उसका में आनंद आता है, फिर आगे पढ़ने को जी करता है। तो पहले मैं शुरुआती तौर पर बता रहा हूं कि क्या है ये उपसर्ग और प्रत्यय। एक बार जब मैं पहली बार, प्राइवेट स्कूल की बात है, पहली बार और पढ़ाने गया 12वीं क्लास में, तो मैंने उपसर्ग और प्रत्यय लिख दिया बोर्ड पर, और वो क्लास थी 10th की, नहीं 12वीं की क्लास थी। तो क्या बोले बच्चे, हंसने लगे कि गुरुजी ये 12वीं क्लास है, उपसर्ग प्रत्यय क्या करवा रहे हो, ये तो 3री 4थी क्लास का टॉपिक है। मैं कहा चलो ठीक है, तो और कोई टॉपिक कराएंगे। क्या बोले कि कोई स्टैंडर्ड का टॉपिक करवाओ। मैंने कहा स्टैंडर्ड का टॉपिक कौन सा होता है बता, तो ध्यान में नहीं है उनके। एक ने कहा संधि करवा दो। अब बात आई कि स्टैंडर्ड का टॉपिक है। स्टैंडर्ड का टॉपिक क्या होता है? अगर कंपटीशन में एक प्रश्न संधि का सही हो गया तो नंबर मिल गए, एक प्रश्न संधि का गलत हो गया तो नंबर कट गए, समास का कोई प्रश्न आया सही हो गया तो नंबर मिल गए, समास का कोई प्रश्न आया गलत हो गया तो नंबर कट गए, उपसर्ग का कोई प्रश्न आया, उपसर्ग छांटना मुश्किल हो गया या प्रत्यय छांटना मुश्किल हो गया, एबीसीडी में से गलत कर दिया तो नंबर कट गए। तो फिर स्टैंडर्ड क्या होता है? टॉपिक सारे आने चाहिए ना। चलो उन बच्चों के साथ कौन जिद करे जिनकी समझ में आई नहीं थी ये बातें कि स्टैंडर्ड क्या होता है। टॉपिक तो सारे टॉपिक होते क्लियर होने चाहिए। तो बोले कि उपसर्ग प्रत्यय तो हमें आते हैं। तो मैंने यूं ही पूछ लिया क्या होते हैं, तो एक लड़का तपाक से बोला कि उपसर्ग पहले जुड़ते हैं प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। मैंने कहा किसके? वो कह रहा है उपसर्ग पहले जुड़ते हैं प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। मैंने कहा किसके पहले जुड़ते हैं किसके बाद में? अब उसके दिमाग में नहीं आई। क्यों? क्योंकि आधारभूत चीजें जब समझ में नहीं आती, ऊपर से ग्रहण करते हैं तो फिर बातों का जवाब हमारे पास होता नहीं है। समझे बात? तो आप तो कोई टॉपिक को गहराई से समझो, बेसिक नॉलेज लो, आधारभूत बात समझ लो। तो आधारभूत बात समझाने के लिए मैं यहाँ शुरुआत करूंगा अभी, पर उस बात को थोड़ा पूरी कर लेता हूँ। तो वो 12वीं के बच्चे थे, मैंने कहा चलो ठीक है उपसर्ग प्रत्यय आपको आते हैं तो चलो प्रे उपसर्ग लगाकर और 5 शब्द बनाओ नए। तो लड़के मैं बनाओ अपने कॉपी पे, तो वो बनाने लगे। फिर मैंने चेक किया तो अलग अलग उनके दिमाग में आता गया, बनाते गए। जो दिमाग में आता प्रे उपसर्ग लगाना है, उपसर्ग पहले जुड़ते लगाते गए। प्रभाव, प्रतिदिन, प्रयोग, प्रत्येक, बस बनाते रहे वो जो भी दिमाग में आया। प्रकाश, बनाते गए। अलग अलग बच्चों के अलग अलग थे। अब यहां मैं जो आपको सिखा रहा हूं देखो, ये नहीं होता कि उपसर्ग पहले जुड़ते हैं इतना से याद रखो, नहीं, इतना और याद रखो आप कि उपसर्ग और प्रत्यय किसी शब्द के
पहले और बाद में जुड़ते हैं, ये मेन बात है। ये बात उसके दिमाग से निकल गई थी, क्योंकि मोटा मोटा सुना था उपसर्ग पहले जुड़ते हैं प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं, तो मोटी मोटी बातें सुनी थी, बोल दी बच्चे ने। वो उपसर्ग और प्रत्यय किसके साथ जुड़े रहते हैं? शब्द के साथ। किसके साथ? शब्द के साथ। तो शब्द तो होना चाहिए ना। तो यहाँ कोई एक और उपसर्ग है ना, वो शब्द नहीं होते। उपसर्ग, ये ध्यान से सुनो, दिमाग में बिठाओ इस बात को। उपसर्ग शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं, ठीक है, शब्दांश। और प्रत्यय भी शब्द नहीं होते, शब्द के अंश होते हैं, ए और ए आ शब्दांश, ठीक है। ये भी शब्दांश होते हैं और ये भी शब्दांश होते हैं, लेकिन किसी शब्द के साथ जुड़े रहते हैं। तो शब्द के जो पहले शब्दांश जुड़ता है वो तो उपसर्ग कहलाता है, और शब्द के बाद में जो जुड़ता है शब्दांश वो प्रत्यय कहलाता है। होते ही शब्दांश है। अब उप होता है समीप। वैसे तो ये छोटे शब्दांश होते हैं, इनका कोई अर्थ होता नहीं है, लेकिन भाव के आधार पर अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। जैसे असफल, तो हमने ए का अर्थ नेगेटिव ले लिया, जो सफल नहीं हो, तो ए का अर्थ निकाल लिया हमने नहीं। वैसे प्रॉपर ए का अर्थ नहीं होता, लेकिन ए सफल, तो ए का अर्थ हमने क्या लगा लिया? नहीं, जो सफल नहीं है, इस तरह से। तो उस तरह से उप का मतलब हो गया समीप, पास में। तो कोई शब्दांश होता है वो किसी शब्द के पास लगता है, ठीक है। अच्छा, प्रति और ऐ, प्रति और ऐ मतलब जो साथ तो रहे लेकिन पीछे जुड़े, वो प्रत्यय होता है। पीछे चले साथ में पीछे चले, ठीक है। तो ये प्रत्यय और उपसर्ग की बात है। अब यहां चेक करते हैं, उसने प्र उपसर्ग लगा करके बना दिए, चलो भाव के साथ प्र जुड़ गया, ठीक है। काश के साथ प्र जुड़ गया, ठीक है। प्रत्येक, तो अगर प्र उपसर्ग मान ले तो पीछे बचता है तयेक। तयेक कोई शब्द होता है क्या? तयेक कहीं सुना है क्या? अखबार में, किताबों में कहीं पढ़ा है क्या? नहीं। तो वो तो यूं ही कर रहा है बस, कि उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, प्रत्येक में प्र लिख दिया और प्रत्येक लिख दिया। यूं थोड़ी होता है बेटा। अब यहां देखो, अगर प्र उपसर्ग मान लें तो पीछे बचता है तिदिन। तिदिन क्या होता है? दिन तो होता है, दिन तो सुना है मैंने। तो बेटा यहां मूल शब्द दिन है और प्रति उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? प्रति। दिन मूल शब्द है। अगर प्र को उपसर्ग मानेंगे तो तिदिन क्या होता है? तिदिन होता ही नहीं कुछ। इतना तो ध्यान रखेंगे ना, ये चीजें। अच्छा, मैंने कहा बेटा तू यूं अगर पहले तुझे कुछ दिखता है उसी के आधार पर तू उपसर्ग मान रहा है, तो तू तो मुझे बुलाएगा, गुरुजी इधर आना, और मुझे तू बहुत ही सोच करके नीच बात बता देगा कि गुरुजी आपके नाम में है ना भू उपसर्ग है। लो बता देगा। और किसी दिन आवाज है, गुरुजी इधर आना, आप में ना है प्रत्यय है। यूं थोड़ी है बेटा कि पीछे जुड़ता है वो आगे जुड़ता है। तो कोई शब्द होता है उसके साथ कुछ शब्दांश जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। देखो दोबारा से बता रहा हूं आपको, मैंने व्याकरण में आपको 2 महीने लगाए हैं, किताबें बाद में शुरू की है। तो अब मैं बहुत कुछ डिटेल में नहीं करवाऊंगा, मोटी मोटी बातें बताऊंगा, ठीक है। तो उपसर्ग प्रत्यय की मूल आधारभूत बातें नोट करते हैं कि क्या है ये, क्या काम आते हैं, ठीक है। तो एक बार देखो इधर, हिंदी में जो मूल शब्द होते हैं, पहले से प्रचलित शब्द हैं, उनसे नए नए शब्द बनाने की आवश्यकता होती है। तो हो गई और होती रहती है ना। हुई थी तो नए शब्द बन गए थे। कैसे? अगर कोई बच्चा जैसे 100 में से 33 नंबर लाने से पास हो जाता है, तो मान लो 33 नंबर ले आया, तो हम क्या कहेंगे? वह पास हो गया, बोलेंगे ना। क्या हो गया? पास हो गया, सफल, लिख दिया ना। अब मान लो उसके 33 नहीं आए, 18 ही आए 100 में से, तो फिर हम कहेंगे कि वह पास नहीं हुआ। इतना लंबा बोलना पड़े कि वह पास नहीं हुआ, तो आप ऐ लगा दो ना, लंबा बोलने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास एक नया शब्द आ गया ना, आवश्यकता पड़ी तो नया शब्द बना लिया ना। तो जो नए शब्द बनाते हैं वो बिल्कुल नए नहीं बना रहे, मौजूद शब्दों से बना रहे हैं। सफल हमारे पास पहले से था, हमने ऐ लगा कर नया बना लिया। तो असफल जो शब्द है ना,
वो हमारे पास एक नया शब्द आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अब मुझे कुछ बोलना पड़े कि वह लड़का सफल हो गया। ठीक है, अब मैं दोबारा बोलूंगा कि उसकी सफल देखकर मुझे खुशी हुई, तो ये तो जचा ही नहीं, तो मुझे बोलना पड़ेगा उसकी सफलता देखकर खुशी हुई। अब जच गया ना, तो मुझे सफल से क्या बना लिया मैंने, ता जोड़ करके नया शब्द बना लिया। तो ये जो होते हैं ना, ये शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं और किसी ना किसी मूल शब्द के साथ है जुड़े रहते हैं। तो यूं देखना होता है, यूं नहीं कि हर किसी का, यूं तो फिर मैं आऊंगा ना और आकर के यूं कहूंगा कि महाभारत है, इसमें उपसर्ग बताओ, तो जिसका सुना हुआ उपसर्ग पहले जुड़ते हैं तो वो तो झट से कहेगा कि इसमें महा उपसर्ग है। जिसका सुना हुआ कि उपसर्ग पहले जुड़ते हैं तो वो तो कहेगा महा उपसर्ग है। बात इस शब्द की नहीं है, बात समझ बढ़ाने की है। शब्द तो और मिल जाएंगे, और कोई शब्द होगा, अब जल्दी से मेरे दिमाग में तरह तरह के शब्द आ नहीं रहे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप तो इसी शब्द से एक बार समझ लो कि मूल चीज को पकड़ो। ठीक है, यूं नहीं है कि थोड़ा सा सुन लिया, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, ये रहा पहले, ये उपसर्ग, अरे यार थोड़ी समझ बढ़ा। तो नए जो शब्द बनाते हैं ना, कौन से नए, जो मौजूद शब्द है उनसे, जो पहले से प्रचलित है उनसे, है ना। तो कैसे बनाते हैं, या तो पहले कोई शब्दांश जोड़ दो तो नए शब्द बन जाएंगे, या बाद में कोई शब्दांश जोड़ दो तो नए शब्द बन जाएंगे, या क्या है कि दो अलग अलग शब्दों के बीच के पद हटाकर पास पास ले आओ तो भी नए शब्द बन सकते हैं। बताया था आपको, गंगा का जल पवित्र होता है। अब मुझे लगा कि ये तीन की जगह मैं एक ही बना दूं तो मैं का हटा दूंगा और मैं कर दूंगा गंगा जल, गंगा जल, ये मैंने एक शब्द बना दिया। तो मौजूद शब्दों से नया शब्द बना देना, नया शब्द बना दिया। ठीक है, लेकिन बात ये है बेटा कि आपको इसको यूं तो नहीं कह सकते ना कि इसमें गंगा उपसर्ग है, उपसर्ग थोड़ी कहेंगे, उपसर्ग कोई शब्द थोड़ी होता है, शब्द नहीं होता ना, तो इसमें गंगा उपसर्ग बोल दोगे क्या। और प्रत्यय की बात आए तो प्रत्यय जल को प्रत्यय कहोगे क्या, नहीं कहोगे ना जल को प्रत्यय, ये तो मूल शब्द है ना। शब्द कभी उपसर्ग प्रत्यय होते हैं क्या, नहीं होते। ठीक है, तो फिर ये किससे बना है, ना ही तो उपसर्ग से बना, ना ही प्रत्यय से, फिर किससे बना है, ये बना है समास से। किससे, समास से। समास में क्या होता है, समास का मतलब होता है संक्षेप, छोटा करना। अब मैंने छोटा कर दिया, गंगा का जल, गंगा जल, जैसे दही में डूबा बड़ा, दही बड़ा, बीच के सारे पद हटा दिए। बैलों द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी, तो बैलगाड़ी, पास पास ले आया बैलगाड़ी, बीच के सारे पद हटा दिए तो नया शब्द बन गया बैलगाड़ी। अब यूं नहीं कहना पड़ेगा वो बैलों द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी लेकर आओ, आज उससे चलेंगे, नहीं, यूं कह दो बैलगाड़ी लाओ, आज बैल से चलेंगे, तो सुगमता हो गई ना, छोटा हो गया ना, संक्षेप। तो ये संक्षेप करके बनाया हुआ है। तो और भी एक तरीका है नया शब्द बनाने का, वो कैसे, आप है ना, जैसे महा है बड़ा, महा एक शब्द है, इसका अर्थ है बड़ा, तो उत्सव होता है त्योहार, बड़ा सा त्योहार, बड़ा सा जलसा, बड़ा सा उत्सव। तो ये दो शब्द पास पास लाएंगे ना तो आ और ओ हो जाते हैं, तो ये हो गया महोत्सव, महोत्सव बन गया, महा उत्सव, महोत्सव, तो ये ओ बन गया। यहाँ क्या हुआ, वर्ण जुड़े थे, वर्ण, दो शब्द तो पास पास आए हैं पर बीच में वर्ण जुड़े हैं, तो इसको कहते हैं संधि से बना हुआ। क्या कहेंगे, संधि से बना हुआ महोत्सव, ये है संधि से बना हुआ। अब देखो हमारे पास है शब्दों से ही नए शब्द बनाने के कितने तरीके आ गए, 4। या तो उपसर्ग से नए शब्द बना लो, या प्रत्यय से बना लो, या संधि से बना लो, या फिर समास से, बीच की विभक्तियां हटाकर। आप पर बीते जद ठा लागे, आप बोला नहीं, आप पर बीते जद ठा लागे, तो आप पर बीती, तो पर हटाओ, आप बीती, आप बीती, चल तेरी आप बीती सुना भाई, पर आज पर बीती सुनाएंगे, यानी लोगों की चुगली करेंगे, नहीं आज तो खुद पर बीती उसी की चर्चा करेंगे, आप बीती, तो वहां पर हटा दिया। तो उपसर्ग से नए शब्द बनते हैं, किस किस से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि से और समास से, और समास से, इतने चीजों से नए शब्द बन जाते हैं। इनमें से आज हम चर्चा करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय से बनने वाले शब्दों की। ठीक है, मोटी मोटी बातें समझेंगे। अब बात रही ये किससे बना है, समास, समास से।
ये सामासिक पद है, सामासिक। जैसे समाज से बन गया सामाजिक, तो समाज से बन गया सामासिक, ये सामासिक पद है। ठीक है, उपसर्ग नहीं है ये महा। उपसर्ग क्यों नहीं है? क्योंकि महा खुद एक मूल शब्द है और उपसर्ग कभी भी शब्द नहीं होते। ये तो मोटी मोटी बातें हैं। ठीक है, अब इसी से संबंधित एक तर्क वाली बात और कर लेते हैं। तो वो जो लड़के बता रहे थे कि उपसर्ग तो आते हैं, पहले जुड़ते हैं प्रतिदिन को। प्रतिदिन में प्र उपसर्ग है क्या? नहीं है ना, प्रति है। और ऐसे ही प्रत्येक, प्रत्येक में प्र उपसर्ग नहीं है, प्र नहीं है। हाँ, मैंने एक संधि का नियम बताया था, याद है तो, कि आधा अक्षर दिखे आगे यह दिखे तो ई की मात्रा लगा दो, बताया था ना। तो आधा अक्षर है, आगे ये है, ई की मात्रा लगाओ, तो प्रति प्लस में एक, ये ए और ये क्या है, एक। ये तो बनता है सर, संधि में यह तो बनता है, तो एक है यहाँ, एक ए और क्या। ठीक है, तो ये संधि से बना हुआ था, इसमें प्रति उपसर्ग था। इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो केवल पहला अक्षर देखते ही उपसर्ग मत छांटा करो। आज क्या सीखा आपने? सीधा आंखों से देखते ही पहला शब्द उपसर्ग मान लेना हमारी भूल है, समझ गए? क्या सीखा? सिर्फ आंखों से दिल नहीं, पहला अक्षर उपसर्ग नहीं होता। यूं तो आप कहोगे भूप सिंह में भू उपसर्ग है, यूं थोड़ी होगा, नहीं होगा ना, नहीं, यूं नहीं होता। चलो अब एक और शब्द पर चर्चा करते हैं, वो शब्द है उल्लेखनीय। अब ये तो कंपटीशन में आया हुआ शब्द है और कई बार आ चुका है। कभी ग्राम से आ जाता है, कभी पटवारी में आ जाता है, कभी थर्ड ग्रेड में, कभी सेकंड ग्रेड में। तो देखो इधर इसमें पूछता है कि उपसर्ग प्रत्यय छांटिए, प्रत्यय क्या है इसमें। ठीक है, ये शब्द दे देता है। अब उसमें ए बे से दे रखा है, ए बे से और दे। तो यहां दे दिया उसने ये, यहां दे दिया नीय, यहां दे दिया अनिय और यहां दे दिया ईय। ये चार दे दिए, प्रत्यय छांटो। अब जिसका मोटा मोटा ही ग्रहण किया हुआ है कि प्रत्यय तो लास्ट में जुड़ते हैं, तो वो तो कहेगा ये रहा, वो तो ए करके आ जाएगा। कंपटीशन में ऐसे बेवकूफी भरी हरकतें करोगे तो भी बेसिक बातों का नॉलेज होना चाहिए। समझ में आई बात है? प्रत्येक में प्र उपसर्ग नहीं देखना। तो यहां देखो, अगर हमने यह प्रत्यय मान लिया तो फिर उल्लेखनीय मूल शब्द नहीं है ये। अच्छा, निय मान लिया तो उल्लेख, ये उल्लेख नहीं होता। उल्लेख में आधा खे होता है, अनंत होता है। जैसे अर्थार्थ में होता है ना, अर्थार्थ में, समझ गए? तो ये है, तो यहां पर अनिय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अनिय। ठीक है, और ईय मान ले, ई बड़ी और यह ई है, तो उल्लेखन नहीं है मूल शब्द। ठीक है ना, मूल शब्द ये है। अब हमें कैसे पता लगेगा किस शब्द में क्या है क्या नहीं है, कैसे सही करें कैसे गलत करें, है ना? तो इसके लिए आपको एक बात बता रहा हूं। एक तो संस्कृत के जो प्रत्यय हैं 22-25 होंगे शायद, ठीक है? तो संस्कृत वाले प्रत्यय एक बार आंखों में से निकाल लो, एक पेज पर लिख लो संस्कृत के उपसर्ग और संस्कृत के प्रत्यय अलग अलग कर लो। चलो, तो संस्कृत के उपसर्ग जो छांटोगे उन पर 2-3 बार आंखों से नजर दौड़ा लेना और उन पर 2-2, 4-4 शब्द बना कर देख लेना या बने हुए देख लेना, तो फिर पता लग जाएगा ये संस्कृत के हैं। फिर उर्दू के भी उपसर्ग होते हैं, बेरहम, बेवजह, समझ गए क्या? हम सफर, हम रहा, हम जोली, ये हम। देखो इधर हम है ना, हिंदी में तो शब्द है बेटा, हिंदी में तो मूल शब्द है ये हम, VWEV, हम शब्द है। लेकिन ये उर्दू में उपसर्ग है ये, तो हम सफर जो साथ चलता है, हम सफर, तो सफर मूल शब्द है और ये शब्दांश है। समझ गए क्या? उर्दू का। हिंदी में तो हम क्या होता है? शब्द होता है। हिंदी में तो हम क्या होता है? और उर्दू में ये क्या होता है? शब्दांश होता है। तो हम सफर, हम जोली, हम रहा, हम राज, ये उर्दू की उपसर्ग है। तो एक खाने में उर्दू की उपसर्ग लिख लेना, एक में हिंदी की उपसर्ग लिख लेना। हर एक भाषा के अपने उपसर्ग होते हैं। क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि भाषा में बोलने के लिए क्या चाहिए? शब्द, और शब्द कैसे ही बन जाते हैं, है ना? तो जैसे इंस्पेक्टर है, इंग्लिश का शब्द है,
तो आप लगा दो उसके आगे सब, SUB, सब इंस्पेक्टर, तो सब उपसर्ग हो गया। किसका? अंग्रेजी का। हर एक भाषा में उपसर्ग प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना। उपसर्ग को बोलते हैं प्रीफिक्स और प्रत्यय बोलते हैं सुफिक्स। प्रीफिक्स, सुफिक्स, ये अंग्रेजी में बोलते हैं उपसर्ग और प्रत्यय को, ठीक है। तो ये बातें आपको क्या देखना है, आपको हिंदी के उपसर्गों पर नजर दौड़ानी है और संस्कृत के उपसर्गों पर एक नजर दौड़ानी है और उर्दू के सभी के उपसर्ग देखने हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। 15, 20, 22 ऐसे ही मिलेंगे, तो ये थोड़ा थोड़ा देख लेना। तो उससे होगा क्या, वो याद रहेंगे। कैसे? एक उदाहरण से बता रहा हूं। क्वेश्चन उसमें आया था उपसर्ग रहित शब्द छांटिए। उपसर्ग रहित यानी जिसमें उपसर्ग है ही नहीं, तो 4 दिए थे। एक दिया था प्रहार, एक दिया था विहार, एक दिया था संहार, एक दिया था कहार। ऊपर प्रश्न बनाया हुआ था उपसर्ग रहित छांटिए। अब यहां वो काम आएगा, देखा हुआ। तैयारी की हुई मेहनत हमेशा काम आती है, कहीं ना कहीं मेहनत ही सहायता करती है, तुक्के ज्यादा दिन सहायता नहीं करते, ठीक है। तो देखो ए में और बे में और से में से हमें आए छांटना है, सही विकल्प कौन सा है। तो अगर हम यूं सोचें कि उपसर्ग, तो वो उपसर्ग के बिना पूछ रहे, उपसर्ग के बिना, तो हमें पता है कि उपसर्ग शब्द नहीं होता, शब्दांश होता है। तो ये भी एक शब्दांश है, ये भी एक शब्दांश है, ये भी एक शब्दांश है, ये भी एक शब्दांश है। अब शब्दांश होता है वो मूल शब्द के साथ जुड़ा रहता है। अगर हार मूल शब्द है तो ये भी हार है, ये भी हार है, ये भी हार है, मूल शब्द सभी में है। अब वो देखा हुआ काम आएगा। कैसे? प्रहार, प्रत उपसर्ग होता है, हाँ मैंने देखा था। प्रहार, प्रभाव, प्रकाश, प्रचार, प्रदेश, है ना। तो प्रत उपसर्ग होता है, तो ये तो सही है। अब आओ विहार, तो वियोग, विफल, विभाग, तो वी भी उपसर्ग होता है और ये तो है। अब आओ संहार, तो से ये ऊपर बिंदु होते ना, याद में आते हैं। तो संचार, इसमें भी सम प्लस में 4। संदेश, सम प्लस में देश, देश मूल शब्द है, सम प्लस में देश। समझ में आ रही बात है। तो यहां संहार भी उपसर्ग मूल शब्द है, ये ठीक है, ये मूल शब्द है, ये उपसर्ग है। अब कहार अपने आप ही अलग हो गया, 3 छांट दिए हमने। कहार यूं नहीं है कि हार के आगे कै जुड़कर कहार बनाए, नहीं, कहार खुद एक मूल शब्द है, एक जाति को बोलते हैं। जो राजा महाराजा के यहाँ पालकियां उठाया करते थे ना, कहार, एक गीत है, कहारो डोली उठाओ, है ना। तो एक जाति विशेष है, ये मूल शब्द है। यूं नहीं है कि हार के आगे कै जोड़कर बनाया गया, ऐसे नहीं बनाया गया, ठीक है ना। तो यूं छांट लेते हैं। तो एक तो नजर दौड़ा के रखो कि कौन कौन सी भाषा के कैसे कैसे उपसर्ग हैं, उनसे कौन कौन से शब्द बन रहे हैं। थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा बेबुद्धि की जो हरकतें करते हैं कि पहले कोई दिखा प्रत्येक और फिर उपसर्ग छांट लिया, वो बेवकूफी अब करेंगे नहीं, क्योंकि हम मूल चीज को समझ चुके हैं। ऐसी गलती तो नहीं करोगे ना, मूल शब्द तो देखेंगे। तो ये चीजें हैं, ठीक है। चलते चलते एक चीज और समझ लो, जो मूल शब्द होते हैं उनके पहले कोई शब्दांश जुड़ते हैं उपसर्ग और बाद में कोई शब्दांश जुड़ते हैं प्रत्यय, ठीक है ना। अब जो प्रत्यय है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कृदंत और एक है कृत प्रत्यय बोलते हैं उनको, और एक है तद्धित कृत प्रत्यय और एक है तद्धित। शायद इतना गहराई से 10वीं तो नहीं पूछेगा वो, पर थोड़ा ध्यान होना चाहिए। अब इनका क्या मतलब हुआ, कृत नाम से याद रह जाएगा। देखो क्या चीज ये होती है ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 विकारी होते हैं ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण होते हैं ना 4। तो देखो जो क्रिया शब्द है संस्कृत में धातु बोलते हैं ना, तो धातु है या क्रिया है उसके साथ जुड़ते हैं ना, तब वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दोबारा सुनो, इन चारों में से क्रिया शब्द के साथ जुड़ने वाले जो शब्दांश होते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और ये जो शब्द बनते हैं उनको कृदंत कहते हैं।
कैसे देखो इधर, जैसे लिख धातु है, संस्कृत में पढ़ा है क्या आपने? लिख धातु है ना, पढ़ा है ना? अब इसके बाद में जोड़ो लिखाई, ठीक है, लिखावट, लिखना। तो आई, आवट, ना, ये जो बाद में जुड़ रहे हैं, तो ये तीनों शब्द इनमें कौन से प्रत्यय जुड़े हुए हैं? कृत, क्योंकि लिखना क्रिया है, जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। और ये नए शब्द जो बने इनको बोलते हैं कृदंत। क्या बोलते हैं? कृदंत, ये बोलते हैं कृदंत। तो दो चीज आ गई, तद्धित और कृदंत। ये बड़ी बड़ी बातें कोई पूछता तो समझ में नहीं आती कई बार, है ना? आप दोबारा ध्यान से सुन लो। क्रिया के साथ लिख, क्रिया है ना, लिखना है ना, तो इसके साथ जुड़ रहे हैं ना, लिखावट है, आवट जुड़ गया ना, बनना से बनावट है ना, तो ऐसे ये तो हो गया कृत्य। अब इसको छोड़कर संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से जो बनते हैं उनको तद्धित कहते हैं। ये मैंने मात्रा गलत लगा दी जल्दी में, तद्धित, ठीक है। अब देखो इधर, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, तो क्या बनेगा वो? तद्धित। तो तद्धित में क्या क्या आ जाएगा? जैसे संज्ञा से ले लो आप एक कोई शब्द लो, जैसे जापान है, ये संज्ञा शब्द है ना, है ना? हाँ। तो जापानी बन गया। देश, ये संज्ञा शब्द है ना, तो देशी बन गया ना। अच्छा, अब सर्वनाम का ले लो कोई उदाहरण, अपना ले लो, अपना, तो अपना से बन गया अपनेत्व है, अपनेत्व है, या अपनापन बन गया ना, अपनापन। बच्चा संज्ञा है तो इसे बन गया बचपन, संज्ञा से बन रहा है ना। जैसे मीठा विशेषण है, मीठा, तो इसे मिठास, मिठास बन गया ना। तो संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से अगर बनते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? तद्धित। और क्रिया से बनते हैं तो कृत या कृदंत, इतना ही फर्क है। ये और याद रखना, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।